Okay. Good morning, friends. How are you? Feeling fresh? We have already completed the division chapter yesterday. Today, we are starting with a new chapter, that is accounts. Accounts chapter अभी हम start कर रहे हैं. Second important chapter from the last 3 chapters. I'll say accounts chapter को लेकर प्लीज सब लोग स्क्रीन पर देखना. अकाउंट्स चैप्टर के जो प्रोविजंस है सेक्शन 128 टू सेक्शन 138 तक है. कुल मिलाकर 11 सेक्शंस है. प्लीज कंफर्म मत करो, मुझे पता है 11 सेक्शंस है 128 टू 138 तक. अब ये जो चैप्टर है अकाउंट्स चैप्टर, इसमें हम क्या एग्जैक्टली देखते हैं अकाउंट्स जब मैं कहता हूं. सो प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. इस चैप्टर का नाम भले ही अकाउंट्स दिया है, हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो देखते हैं वो है किसी भी कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने हैं. कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको. वी आर गोइंग टू राइट द पॉइंट्स टू बी स्टडीड. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने हैं. हम कहते हैं कंपनी फॉलोज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. I hope you remember that is mercantile basis of accounting. It is not on cash basis. तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ओके सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने हैं, तो मैं वहां पर कहूंगा सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर होगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रजिस्टर मेंटेन करना है. करेक्ट. कुछ आइटम्स ऑफ कॉस्ट है, जिस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट होता है उसको कॉस्ट ऑडिट का रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है. मतलब कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने, ये सेक्शन 128 में दिया है. बट सिर्फ इतना नहीं दिया, उनका है कहां पर मेंटेन करने, कितने साल तक मेंटेन करने हैं, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन इंस्पेक्ट कर सकता है. ऐसे काफी प्रोविजंस सेक्शन 128 में दिए. अल से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 128 है इस चैप्टर का. इसके बाद इस चैप्टर में जो सेक्शन 129 है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. अब हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन देख चुके हैं, हम फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन देख चुके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं कहता हूं, हमने देखा था इन केस ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आता है. याद है क्या. पर अगर 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या डॉर्मेंट कंपनी है, उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा था. आई रिपीट, प्लीज ध्यान देना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है. इस चैप्टर का जो सेक्शन 129 है वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको डेफिनेटली ये सारे बनाने हैं, बट एक प्रोफॉर्मा दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, वो है शेड्यूल 3. क्या दिया? शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 के तहत आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं. एट द सेम टाइम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड जो हम इंड एस कहते हैं उसको, प्लस वर्ल्ड लेवल पे जो हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन दोनों को कंप्लाई करने के लिए वो शेड्यूल 3 का एक फॉर्मेट उन्होंने दिया है, वो हमें देखना है 129 में. देन आई विल से 130, 131, 132 एंड 133, ये जो सेक्शंस है, आई विल से दिस ऑल 4 सेक्शंस आर incidental on 129. मतलब क्या? Dependent on 129. So 130, 31, 32 and 33 has got less value. उसमें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में दिया है, NFRA, जो हम देखेंगे रिसेंटली नोटिफाई हुआ है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर नए नए प्रोविजंस और पॉलिसीज लाने का अधिकार है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया किसकी मदद के साथ नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करेगा, रेकमेंड करेगा, वो भी इन 4 सेक्शंस में हम देखेंगे. तो अल से 130 से लेके 133 में ये जो 2 प्रोविजंस है, उसके अलावा कई बार क्या होता है, कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेती है, और वो करने के बाद सुन लो सब कुछ हो गया, ऑडिट हो गया और उसी के पास फाइल भी हो गया, और बाद में पता चला है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल हुए थे उसमें कुछ गलतियां थी. देयर वर सम वी कैन से मैनिपुलेशंस और सम मिस्टेक्स व्हिच वर मेड. तो दे हैव अ राइट टू रीओपन, क्या कहते हैं,
टू रीओपन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप रीओपन कर सकते हो, यू कैन रीओपन इट। वो कैसे रीओपन कर सकते हो वो सेक्शन 130 में हम देखेंगे। कितनी बार रीओपन कर सकते हैं मिस्टेक्स को, वो भी हम देखेंगे। I'll say again and again, important section was 128. 129 is just to help you understand कि बैलेंस शीट पेंडल कैसे फ्रेम करना है, कैसे बनाना है। I'll say उसमें बहुत कम क्वेश्चंस है 120 में। हाँ, एक पॉइंट आपको 120 में ये समझना होगा, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी इंडिया के बाहर है तो उनका अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। तो उस केस में इंडियन कंपनी और बाहर की कंपनी का कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसको लेकर स्पेसिफिक प्रोविजन भी 120 में दिया, कैसे कंसोलिडेशन करना है वो हम देखेंगे। बट इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 134, ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है, लगभग 6, 7, 8 पेजेस में सेक्शन दिया है, बट सबसे सिंपल सेक्शन है जिसको पढ़ने के लिए हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। हाँ, 7 to 8 पेजेस का सेक्शन, बट यू मस्ट नो दैट ये जो सेक्शन है 134, इट टॉक्स अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट कंपनी को लेकर है कि जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उनका ऑडिट होता है, ऑडिटर्स का रिपोर्ट आता है, ऑडिटर्स के रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट उसके ऊपर आता है कि ऑडिटर्स ने जो क्वालिफिकेशंस दिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अपना ओपिनियन दिया है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिपोर्ट देते हैं। काफी डिटेल्ड में ये एक्सप्लेन किया गया है, बट इसका जो मेन थीम है, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम आधा घंटा से 45 मिनट ये सेक्शन की लगता है। इन द मटेरियल फाइंड दिस सेक्शन फॉर 7 to 8 पेजेस 134। उसके बाद अगेन मैं कहूंगा 128 अगर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो इस चैप्टर का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 135, जिसको मैं कहता हूं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। CSR ये कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया है। ये जो सेक्शन है इससे पहले 1956 में नहीं था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। द सेक्शन 135 इटसेल्फ, जब मैं कहता हूं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी की सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी ने कैसे निभानी चाहिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया, जिसमें जस्ट एक हिंट दे रहा हूं आपको। शेड्यूल 7 का रेफरेंस है। आप याद करना, फर्स्ट चैप्टर में हमने जब शेड्यूल्स देखे थे उस वक्त मैंने शेड्यूल 7 का जब रेफरेंस दिया था आपको, कहा था शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट ऑल द एक्टिविटीज विच अ कंपनी कैन फॉलो फॉर इट्स CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहां पर 135 सेक्शन है। देन अगेन आई विल से 136 एंड 137 सेक्शंस आर इंसिडेंटल ऑन द फर्स्ट 128 to 134। 136, 137 ये किसको लेकर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसने ऑथेंटिकेट करना चाहिए, साइन करना चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज शेयर होल्डर्स को कब मिलनी चाहिए, 136, 137 में दिया है। एंड लास्ट अगेन द थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज 138, विच टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिट। क्या? इंटरनल ऑडिट। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों बन गया है? 1956 में इंटरनल ऑडिट करने का राइट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को होता था। कंपनीज एक्ट 2013 ने पहली बार इंटरनल ऑडिट का राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट से सिर्फ जो था वो हटाकर कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनको भी इंटरनल ऑडिट का राइट दिया है। कुछ हद तक आगे जाकर एक कंपनी चाहे तो अपने ही किसी कंपनी के एम्प्लॉय के थ्रू, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है या एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, उसके थ्रू इंटरनल ऑडिट करा सकती है। इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव ओनली मोनोपोली इन स्टैट्यूटरी ऑडिट सो फार एंड टैक्स ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट भी जो उनका मोनोपोली था वो इस 138 ने हटा दिया है। सो इसलिए इस चैप्टर के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो 120 बोलो 8, देन 135 एंड 138। बिफोर वी स्टार्ट टू स्टडी दिस चैप्टर, प्लीज कीप दैट इन माइंड, यू मस्ट नो, अगेन मैं कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए कि कौन से सेक्शंस में इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। तो यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ दोस प्रोविजंस डेफिनेटली। जहां पर भी मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन से केस स्टडीज रखे हुए हैं, एज वी ऑलवेज डू, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर की क्या लिखेंगे? पॉइंट्स टू बी स्टडीड। देयर इज अ ब्रीफ ओवरव्यू आई हैव गिवन क्विकली आपके नोट्स में। आई विल से ऑन पेज नंबर 32 पॉइंट्स टू बी स्टडीड दिया इस चैप्टर का, वहां पर लिखना स्टार्ट करो वन बाय वन। आई विल से विल राइट डाउन सेक्शन वाइज ओनली, बट बाद में इंपॉर्टेंट सेक्शंस के मैं सब क्लॉजेस आपको दूंगा इंपॉर्टेंट सेक्शंस में।
So write down in points to be studied first section, section 128. Write down section 128 in points to be studied. Dash करके आगे लिखना maintenance of books of accounts. Section 128 लिखना maintenance of books of accounts. I hope आप लिख रहे हो. उसके बाद सेक्शन 129 लिखना preparation of financial statements. Preparation of financial statements. लिखा. मैंने 129 के बाद आपको याद रखना 130 से 133 कहा था, वो सारे इंसिडेंटल है 120 पर. तो नेक्स्ट लिखना 130, सेक्शन 130, reopening of accounts. Reopening of accounts on tribunal order. Tribunal, I hope you understand. NCLT, National Compulsory Tribunal Order लिखा है. Next 131 लिखना. 131 voluntary revision. क्या कह रहा हूं मैं? Voluntary revision of financial statements. Voluntary revision of financial statements. Or revised BOD report. Voluntary revision of financial statements or revised BOD report. वो करते हैं. सेक्शन 131 में एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी रिवाइज हो सकता है. देन 132 सेक्शन लिखना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. इनके आने से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कुछ अधिकार ICAI के कम हो गए. इसलिए आपको पता होना चाहिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कैपिटल में लिखना ब्रैकेट में NFRA. और ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट नोटिफाइड लास्ट ईयर हुआ है. इट हैज बीन नोटिफाइड लास्ट ईयर. देन उसको लेके काफी डिबेट चल रहा था. नेक्स्ट सेक्शन 133. नेक्स्ट लिखना सेक्शन 133. अरे बोलो भाई. सेक्शन 133 में लिखना CG, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आई होप बाय राइटिंग दिस यू गॉट टू नो वो सारे इंसिडेंटल जो भी सेक्शंस थे, जो 4 सेक्शंस है 129 पर, वो कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट लिखना सेक्शन 134 और वो लिखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, BOD रिपोर्ट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Board of Directors report and authentication of financial statements. 134 लिखा है. Board of Directors report and authentication of financial statements. ज्यादा नहीं, ये 134 आपके नोट्स में सिर्फ 15 पेजेस में दिया है. 15 पेजेस 134. और मैंने कहा इसको पढ़ने के लिए मैक्सिमम आधा घंटा से 45 मिनट. दैट इज द चैप्टर. उसके बाद आप नेक्स्ट लिखो सेक्शन 135. क्रॉस चेक मत करो. नेक्स्ट लिखो सेक्शन 135. उसमें आप लिखना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है. ये सेक्शन 20 पेजेस में दिया है, बस 20 पेजेस हमारे मटेरियल के अनुसार, सो यू कैन अंडरस्टैंड. उसके बाद नेक्स्ट लिखना सेक्शन 136
एंड 137 कंबाइंड लिखो, 136 137, उसमें लिखना कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड with registrar, copy of financial statements to be filed with registrar, and right of members, and right of members to the copies, and right of members to the copies, and right of member to the copies of financial statement, right of members to the copies of financial statement लिखा, 136 137 कंबाइंड लिखा, लास्ट 138 इंटरनल ऑडिट, क्या दिया, इंटरनल ऑडिट। अब हम ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आप आपके उधर ही पॉइंट्स टू बी स्टडीड में क्विकली 128, उसके बाद बोलो 135 एंड 138, ये तीन सेक्शंस को इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, 128 135 एंड 138, 128 135 138, कुल मिलाकर 11 सेक्शंस है। बट यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस 11 सेक्शंस, ये जो 4 सेक्शंस इंसिडेंटल है प्लस ये 2 सेक्शंस इंसिडेंटल है, कुल मिलाकर 6 सेक्शंस तो वैसे भी इंसिडेंटल है, मतलब उनका इफेक्ट और इंपैक्ट कम है। इज इट क्लियर? Thanks for the day.